अच्छा स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लेक्चर दरमियान में रह गया था, टाइम खत्म हो गया था सेकंड सेशन का। तो क्या ये मतलब आज दिन के लिए लेक्चर पूरा था या हम इसको कंटिन्यू कर लें? हमारे पास सिर्फ 10 स्लाइड्स बाकी है, या हम इसको आज खत्म कर ले? मतलब आप लोग बोर तो नहीं हो चुके होंगे ना? टॉपिक इज लिटिल बिट ट्रिकी क्योंकि आप लोगों के लिए न्यू भी है। तो क्या आप बोर तो नहीं हो चुके, या मतलब कुछ ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं सर, नहीं। अच्छा, अभी हमारे पास जो डिग्रेडेशन और एक्सक्रीशन आ जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया कि मेटाबॉलिज्म कहाँ पे होता है, लीवर में, और एक्सक्रीशन कहाँ से होता है, किडनी से। तो डिग्रेडेशन मीन लीवर में हमारे पास एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम P450। ये हमारे पास एक एंजाइम की फैमिली है जो कि हमारे पास ट्रांसफॉर्म ड्रग इनटू मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट। इसका मकसद ये है, इसका काम ये है कि ये ड्रग को हमारे पास मोर वाटर सॉल्युबल मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करेगा। जो ड्रग हमारे पास बहुत ज्यादा लिपिड सॉल्युबल हो तो उसको वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट कर लेता है। ये एक एंजाइम फैमिली है जो कि हमारे पास लिवर में मौजूद होता है, साइटोक्रोम P450। रिपीटेड ड्रग एक्सपोजर इंक्रीज एफिशिएंसी या टॉलरेंस। हमारे पास जो भी ड्रग बहुत ज्यादा आता हो बॉडी में तो उसका टॉलरेंस बहुत ज्यादा होता है, मतलब वो बॉडी में फिर टॉलरेट करता है, बॉडी से फिर ज्यादा निकलता नहीं है। ठीक है, अभी हमारे पास एक्सक्रीशन कहा जाता है किडनी से, ट्रैप वाटर सॉल्युबल या आयोनाइज कंपाउंड फॉर एलिमिनेशन या यूरिन। हमारे पास किडनी का एक एक मतलब ये है कि इसकी एक एबिलिटी है कि जो भी वाटर वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस आ जाते हैं, चाहे वो ड्रग हो, जो भी चीज हो, लेकिन वो अगर आयोनाइज फॉर्म में हो, वाटर सॉल्युबल में हो, तो वो उसको ट्रैप आउट कर लेता है और उसको यूरिन के जरिए बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर ले जाता है। तो अगर आपको क्वेश्चन में भी आता है कि व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स फॉर एलिमिनेशन, तो ये हमारे पास थ्रू यूरिन होगा। उसके बाद हमारे पास दो और तीन और भी एक ऐसे रूट आ जाते हैं जिससे ड्रग एलिमिनेट कर जाते हैं, लेकिन द प्राइमरी सोर्स इज यूरिन। फीसिस से भी एक्सक्रीट आउट कर ले जाता है, ईयर से भी, और स्वीट्स जो कि हमारे पास उससे भी एक्सक्रीट आउट कर सकता है, लेकिन द प्राइमरी इज यूरिन। अभी हमारे पास हाफ लाइफ को, कौन से ऐसे फैक्टर है जो कि इफेक्ट करते हैं एक ड्रग की हाफ लाइफ को, बॉडी में इसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जो उसकी हाफ लाइफ को ज्यादा बढ़ा देता है? तो सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं रेनल एक्सक्रीशन के एक ड्रग है। वो रेनल इसको कितने टाइम में एक्सक्रीट आउट कर लेता है, कि उस पेशेंट का रेनल जो हेल्थ है वो किस तरह है, उसकी किडनी कैसी है, उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, जीएफआर उसका कितना है। ठीक है, तो इस ये एक फैक्टर है जो कि इफेक्ट करता है हाफ लाइफ को। लिवर मेटाबॉलिज्म, लिवर इसको कितना मेटाबॉलिज्म कर रहा है। और प्रोटीन बाइंडिंग, प्रोटीन बाइंडिंग का मतलब ये है ना कि ये ड्रग हमारे पास जो प्रोटीन होते हैं प्लाज्मा में, अल्ब्यूमिन हो गया, ग्लोबुलिन हो गया, इसके साथ अगर ये दोबारा दोबारा बाइंड होता है तो इट्स मीन ये किडनी की तरफ नहीं आएगा। किडनी की तरफ नहीं आएगा तो ये एक्सक्रीट आउट होने में बहुत ज्यादा टाइम लेगा, तो इससे भी हाफ लाइफ ड्रग की बढ़ेगी। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, जो कि हमारे पास है कि साइट एंड मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन। साइट हमारे पास क्या होता है, ड्रग प्रोड्यूस देयर इफेक्ट बाय लोकली और सिस्टेमिकली। या तो हमारे पास एक ड्रग लोकली एक्ट करेगा, जैसे हम ट्रांसडर्मली, या हमारे पास हम एक लोकल क्रीम देते हैं, जेल देते हैं स्किन के लिए, तो ये हमारे पास लोकल इफेक्ट शो करेगा। या सिस्टेमिकली मीन जो कि सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाता है, फॉर एग्जांपल मैंने आपको एड्रेनलिन का मिसाल दिया, तो ये सिस्टेमिकली अपना इफेक्ट शो करता है। लोकल हमारे पास ड्रग में एक्ट एट द साइट ऑफ एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स, एंटीफंगल एजेंट, ये हमारे पास लोकली एक्ट करते हैं। बाज एंटीबायोटिक भी होते हैं, पोलीफेक्स आप देते हैं किसी किसी जगह के लिए। इसके अलावा हमारे पास लोकल एनेस्थेटिक जब हम देते हैं, लिग्नोकेन, तो ये भी हमारे पास लोकल में आते हैं। अभी हमारे पास ड्रग में एक्ट बाय वन और मोर कम्प्लेक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। ड्रग हमारे पास अभी किस तरह एक्ट करता है, या तो वो कम्प्लेक्स एक्शन होता है। फंडामेंटल मैकेनिज्म ऑफ ड्रग एक्शन में भी नंबर फर्स्ट वन इज थ्रू रिसेप्टर। मैंने आपको पहले भी बताया कि रिसेप्टर से एक्ट करता है, रिसेप्टर से बाइंड होके अपना, रिसेप्टर जब एक्टिवेट होता है और वो ड्रग अगर एगोनिस्ट हो तो वो प्रॉपरली सेल में एक्ट करता है। नंबर टू इज थ्रू एंजाइम एंड पंप। या तो वो ड्रग किसी एंजाइम को एक्टिवेट करके उससे अपना डिजायर इफेक्ट शो करेगा, या आयन चैनल से, ये हमारे पास रिसेप्टर के अकसाम है, थ्रू आयन चैनल। या तो उस ड्रग से हमारे पास सेल मेम्ब्रेन पे जो आयन पंप्स होते हैं उससे हमारे पास आयंस के जो चैनल है वो ओपन हो जाएंगे, जिस तरह हमने अभी अगर
एक मेडिसिन दे दिया, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दे दिया, ठीक है। तो हमारे पास हार्ट के मसल में, हार्ट के आर्टरी में कैल्शियम आयंस मौजूद होते हैं, कैल्शियम पंप मौजूद होते हैं। तो उस मेडिसिन से वो चैनल्स खोले, ओपन हो जाएंगे, और कैल्शियम हमारे पास क्या हो जाएगा, नहीं, वो क्लोज हो जाएगा, और कैल्शियम हमारे पास आर्टरी में नहीं जाएगा। हार्ट के आर्टरी में ये जब नहीं जाएगा तो कैल्शियम से हमारे पास क्या पता है, कंट्रैक्शन होती है। तो कैल्शियम जब अंदर नहीं जाएगा तो कार्डियक के जो मसल है, जो आर्टरी है, वो हमारे पास रिलैक्स रहेंगे और बीपी हमारे पास नहीं बढ़ेगी। तो ये आयन चैनल, आयन की वजह से। इस तरह हमारे पास जब हम देते हैं मेडाजुलाम वगैरह, तो ये भी आयन के जरिए अपना काम कर लेता है। हमारे पास आपको पता है कि क्लोराइड इनफ्लेक्स वो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज होता है। ये जब हम ड्रग देते हैं तो वो जाकर क्लोराइड को न्यूरॉन में एंटर कर लेते हैं आयन के जरिए, आयन चैनल के जरिए। क्लोराइड जब एंटर हो जाता है तो वो हमारे पास वो न्यूरॉन नेगेटिवली चार्ज होता है, हाइपर पोलराइज हो जाता है। नेगेटिवली जब चार्ज होता है तो हमारे पास आगे न्यूरो ट्रांसमिशन नहीं हो जाएगी, सिग्नल आगे नहीं जाएगी। जब सिग्नल आगे नहीं जाएगी तो पेशेंट सेडेट हो जाएगा, और पेशेंट आपके साथ, आपने देखा भी होगा, अगर पेशेंट फिट्स में हो और उसको वो बार बार फिट्स हो रहे हो तो आप उसको इंजेक्शन बेलियम देते हैं। इसका मैकेनिज्म ये है कि क्लोराइड इनफ्लक्स हो जाता है उसके न्यूरॉन में, और उसकी आगे फिर एक्टिविटी नहीं होती, ठीक है। तो ये आयन बाय फिजिकल एक्शन, बाज ड्रग डायरेक्ट फिजिकल एक्शन करता है, बाज केमिकल करता है, बाज मेटाबॉलिक प्रोसेस को अल्टर कर देता है। तो हम आगे एक एक पढ़ेंगे। तो रिसेप्टर किस तरह एक करता है, ड्रग में इंटरेक्ट स्पेसिफिक रिसेप्टर इन द बॉडी। हर ड्रग के अपने स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं, जिस तरह एड्रेनलिन का हार्ट में बीटा 1 है, ठीक है। थ्रू एंजाइम एंड पंप, या तो वो एंजाइम को एक्टिवेट कर लेगा ड्रग में एक बाय इनहिबिशन ऑफ वेरियस एंजाइम, या तो वो किसी एंजाइम को इनहिबिट कर लेगा, या तो उसको एंजाइम को एक्टिवेट कर लेगा। मतलब ये है दस अल्टरिंग द एंजाइम, एंजाइम को अल्टर कर लेता है। फॉर एग्जांपल मीडिएटेड रिएक्शन, जो रिएक्शन होता है उसको मीडिएट कर, फॉर एग्जांपल प्रोपाइल थायोरासिल, ये हमारे पास पीटीए, ये हमारे पास हाइपरथायराइडिज्म में एक मेडिसिन यूज होता है, जो कि हमारे पास इनहिबिट कर लेता है परऑक्सीडेज एंजाइम, जो कि थायराइड ग्लैंड में मौजूद होता है। ये आयोडीन की जब प्रोडक्शन होती है तो ये आयोडाइड से, आयोडाइड आयन को आयोडीन में कन्वर्ट कर लेता है ये परऑक्सीडेज एंजाइम। तो ये हमारे पास, और तो हमारे पास क्या होता है, हाइपरथायराइडिज्म होता है। तो हम इस पीटीए को, प्रोपाइल थायोरासिल को देते हैं तो वो उस एंजाइम को, उस पीटीए को इनहिबिट कर लेता है, और आयोडाइड आयोनाइन क्या होता है उसमें कन्वर्ट नहीं होंगी। जब नहीं होंगी तो ये हमारे पास अपना इफेक्ट शो नहीं करेगा, और पेशेंट के थायराइड जो हार्मोन है वो कम होते जाएंगे। तो ये एंजाइम्स के जरिए जो एक्शन होता है, इससे मैंने आपको मिसाल दिया। और हमारे पास थ्रू आयन चैनल, जिस तरह मैंने आपको बताया, ड्रग में इंटरफियर विद द मूवमेंट ऑफ आयन अक्रॉस स्पेसिफिक चैनल, वो आयंस जो कि हमारे पास एक्स्ट्रा सेलुलरली जो चीज मौजूद होता है, कैल्शियम होता है हमारे पास, क्लोराइड जो भी होते हैं, उसको एक आयन चैनल को ओपन करते हैं सेल मेम्ब्रेन पे, और उसको सेल के इंट्रासेल्युलरली लेकर आते हैं। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर का मिसाल मैंने आपको दिया है। अभी ड्रग फिजिकली कितना कैसा एक्शन कर लेते हैं, एक्शन ऑफ ड्रग कुड रिजल्ट फ्रॉम इट्स फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी से इस तरह एक्ट कर लेता है, फॉर एग्जांपल एब्जॉर्प्शन, एक्टिवेटेड चारकोल इन पॉइजनिंग, चारकोलिन। जब एक बंदा पॉइजनिंग कर लेता है, जहर पी लेता है, तो उसको हम डायरेक्ट चारकोल देते हैं, और वो जाके डायरेक्ट उसके साथ बाइंड होके एक फिजिकली एक्ट करके उस पॉइजनिंग को रोकता है। तो ये ड्रग की फिजिकल एक्शन है। केमिकल इंटरेक्शन किस तरह होता है कि ड्रग में एक बाय केमिकल रिएक्शन, केमिकली उस ड्रग या उस पॉइजन के साथ रिएक्ट कर लेता है, तो उसको हम केमिकल इंटरेक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल एंटासिड है हमारे पास, जो कि अल्सानिक, म्यूकेन, एन जैसे नाम के साथ मार्केट में आ जाते हैं। तो ये क्या कर लेता है, हमारे पास स्टमक की एसिडिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, वहां पर एनवायरमेंट एसिडिक हो जाता है, हार्ट बर्न हो जाता है पेशेंट को। तो जब आप ये बेसिक और ये अल्कलाइन ड्रग बाहर से इंजेस्ट कर लेते हैं, तो ये जाकर स्टमक के जो एसिड है उसके साथ रिएक्शन करके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके स्टमक के जो गैस्ट्रिक एसिड है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो दिस इज द केमिकल इंटरेक्शन ऑफ द ड्रग। अभी हमारे पास एक और किस्म आ जाती है, इसको अल्टरनेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। हमारे पास ड्रग मेटाबॉलिक प्रोसेस को भी क्या कर लेता है, उसको भी एक्ट कर लेता है। फॉर एग्जांपल ड्रग लाइक एंटी माइक्रोबियल अल्टर द मेटाबॉलिक पाथवे इन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिजल्टिंग इन डिस्ट्रक्शन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ रिएक्शन होते हैं, कुछ मेटाबॉलिक पाथवे होते हैं। हम जब एंटीबायोटिक्स देते हैं तो वो जाकर उस बैक्टीरिया, उस वायरस के वो मेटाबॉलिक प्रोसेस, उस मेटाबॉलिक पाथवे को डिस्ट्रक्ट करके, उसको डिस्ट्रॉय करके मेटाबॉलिकली अपना एक शो करता है। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन हम देते हैं तो वो जाकर क्या करते हैं, बैक्टीरिया के बीटा लैक्टम जो एंटीबायोटिक्स हैं जो हम देते हैं, तो वो जाकर हमारे पास जो भी बैक्टीरिया होता है, ग्राम पॉजिटिव होता है या ग्राम नेगेटिव होता है, तो उसका जो
सेल वॉल सिंथेसिस में वो एक स्टेप होता है, उसको रोक करके अपने इफेक्ट शो करता है और बैक्टीरिया को किल आउट कर लेता है। तो दिस इज द मोड ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बाय अल्टरनेटिंग मेटाबॉलिक प्रोसेस। फॉर एग्जांपल सल्फोनामाइड एंटीबायोटिक जो है वो हमारे पास बैक्टीरिया का जो फोलिक एसिड है उसकी जो सिंथेसिस होती है उसको इंटरफियर, उसको डिस्ट्रक्ट करके बैक्टीरिया को हमारे पास डेथ कर लेता है। ठीक है, अभी हमारे पास रिसेप्टर क्या है? रिसेप्टर इज अ साइट ऑन विच द सेल ऑन द सेल विद विच एन एगोनिस्ट बाइंड टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज। एगोनिस्ट हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि रिसेप्टर के साथ बाइंड होता है, तो हमारे पास उसको एक्टिवेट करके अपना इफेक्ट शो कर लेता है। इसके बरक्स हमारे पास आता है एंटागोनिस्ट, वो रिसेप्टर के साथ बाइंड होके उसको ब्लॉक कर लेता है और इफेक्ट शो नहीं करता। रिसेप्टर हमारे पास क्या होता है? रिसेप्टर ऑफ प्रोटीन दे मे बी प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और द न्यूक्लियस। रिसेप्टर हमारे पास या तो सेल के साइटोप्लाज्म के ऊपर मौजूद होते हैं या न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में हमारे पास जो रिसेप्टर हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं स्टेरॉयड हार्मोन के लिए, क्योंकि वो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन को उसको फास्फोलिपिड से बना उसको पास करके अंदर चला जा सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस हो वो हमारे पास सेल के अंदर नहीं जा सकते, वो सेल के ऊपर एक्ट करते हैं। तो अभी हमारे पास रिसेप्टर का फंक्शन क्या है? द रिसेप्टर हैज टू आइडेंटिफाई द कंपाउंड। वो सबसे पहले कंपाउंड को आइडेंटिफाई कर लेगा कि कौन सा कंपाउंड आ गया है। इफ इट इज एगोनिस्ट और एंटागोनिस्ट, इज इट कंप्लीट एगोनिस्ट और इज इट पार्शियल एंटागोनिस्ट और इज इट पार्शियल एगोनिस्ट, तो उसी तरह वो फिर एक्ट कर लेता है। एंड व्हेन द कंपाउंड बाइंड टू द रिसेप्टर इट हैज कन्वेड द मैसेज टू ब्रिंग अबाउट अ रिस्पांस। हमारे पास रिसेप्टर एक दरवाजा होता है सेल के ऊपर, वहां पर एगोनिस्ट या एंडोजीनियस जो सब्सटेंस है या बाहर से जो हम देते हैं वो उसके साथ एक्टिव होता है और सेल के अंदर मैसेज कन्वे होता है। सेल के अंदर मैसेज कन्वे होके